अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की वीडियो बाकी वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ लेज़र हेयर रिमूवल पे। लेकिन हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है। जैसे मैं डाइटिशियन हूँ, अच्छा नहीं लगता, जस्टिफाइड भी नहीं है कि मैं किसी और की डोमेन में जाके तो मैं आपको लेज़र हेयर रिमूवल पे लेक्चर देती फिरूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, हमने लेज़र हेयर रिमूवल कराना है, हमें गाइड कर दें, क्या बाल हमारे जाएंगे नहीं जाएंगे या जो कुछ भी है। तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना। डॉक्टर आमना का मैं आपको तारुफ कराती चलूँ, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, मेरी बहन भी हैं। इन्होंने फिलर्स, बोटॉक्स और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने इनकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में, क्योंकि मेरे क्लाइंट ज़्यादा कंसर्न है, स्पेशली PCOS के, और बहुत सारे दूसरे क्लाइंट्स भी ज़्यादा कंसर्न लेज़र को लेकर हैं, लेज़र हेयर रिमूवल को लेकर। तो आज हम इनसे लेज़र हेयर रिमूवल का पूछेंगे। जी डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपसे? अल्लाह का शुक्र। हाँ, थोड़ी कैमरा शाय है। तो डॉक्टर आमना, मुझे ये बताइए कि क्या है लेज़र हेयर रिमूवल? अच्छा, पेशेंट्स ये समझते हैं कि जो लेज़र हेयर रिमूवल है ये परमानेंट रिड्यूस कर देता है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है, ये परमानेंट हेयर रिडक्शन है। ये आपके हेयर फॉलिकल को हर सेशन के अंदर थिन कर देता है। हेयर फॉलिकल थिन हो रहा है लेकिन परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो दो मिथ्स ये जो बार बार कहते हैं कि इससे हमारे बाल हमेशा हमेशा के लिए चले नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स ये परमानेंटली रिड्यूस ज़रूर करेगा, लेकिन हेयर फॉलिकल इतना थिन हो जाता है कि आपको बाद में थ्रेडिंग वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अगर लेज़र हेयर रिमूवल कराते हैं तो उसके बाद हमें वैक्सिंग की ज़रूरत कितने अरसे बाद पड़ती है? अच्छा, लेज़र हेयर रिमूवल में हम तीन चीज़ें मना करते हैं, ना आपने वैक्सिंग करनी है, ना आपने थ्रेडिंग करनी है, ना आपने ब्लीच करनी है। क्योंकि जो लेज़र हेयर है इसने रेज को डिटेक्ट ही, ये ब्लैक हेयर को डिटेक्ट करते हैं, ये ब्राउन और वाइट हेयर को डिटेक्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि ब्लीच करके ना आए, वैक्स करके ना आए या थ्रेड वो नहीं करेंगे। इसके हम सेशंस रिकमेंड करते हैं, 4 to 5 सेशंस मिनिमम रिकमेंडेड होते हैं हर हेयर टाइप के लिए। लेकिन अगर PCOS का जैसे पेशेंट हो, PCOS में हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 9 साल हो गए हैं, हम हेयर रिमूवल लेज़र ले रहे हैं लेकिन ये हमारे हेयर कम नहीं हो रहे। ज़रूर उनकी मशीन ख़राब है या वो डॉक्टर ठीक नहीं है। मसला ना मशीन में है ना डॉक्टर में है, मसला ये है हमारा मेन ट्रीटमेंट हम ठीक नहीं कर रहे। मेन कॉज वहीं का वहीं है जो PCOS है, उनका हार्मोनल इशू है। PCOS के अंदर लेज़र जो होता है वो एज अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। मेन ट्रीटमेंट यही है कि हमने हार्मोनल इशू को ट्रीट करना है, क्योंकि जब तक आप मेन कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे वो ट्रिगर होता रहेगा और हेयर दोबारा आते रहेंगे। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या ऑडियंस को भी बता दें? अच्छा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम इसको कहते हैं कि हम एज अ मेन ट्रीटमेंट हार्मोनल इशू को ट्रीट करेंगे, साथ ये कि आपके हेयर यहाँ, जिसको हम हिर्सुटिज्म की साइंस कहते हैं, कि आपके हेयर चीन पे बुरे ना लगें, तो एज अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कि हम एज अ थेरेपी के तौर पे हम हेयर रिमूवल रिडक्शन कर देंगे। लेकिन मेन आपका ट्रीटमेंट यही है कि आप हार्मोन अपना इशू ठीक करवाएं। हाँ, मैंने देखा है जो ख़वातीन मेरे पास PCOS को लेकर आती हैं वो आके कहती हैं हम लेज़र करा रहे हैं। मुझे लगता है कि लेज़र कराना नहीं चाहिए, बट जब मैं देखती हूँ तो उनकी वैसे दाढ़ी, यहाँ पे आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मगर अक्सर ख़वातीन की ना दाढ़ी निकली हुई होती है PCOS की वजह से। तो वो वाला उनका मसला नहीं होता, उनका PCOS होते हैं मगर उनके उतने बाल नहीं होते जितना जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। तो शायद वो इसलिए कि वो लेज़र करा रही होती हैं बट फिर भी बाल तो होते हैं उनके। बिल्कुल, तो देखिए हम यही करते हैं कि अगर हम PCOS के अंदर भी वो लेज़र नहीं करवाएंगे तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बुरी लगती है। उसको हम ट्रीट करने के लिए एज अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हम लेज़र को यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेन ट्रीटमेंट वो नहीं है। इसीलिए मेन ट्रीटमेंट हम गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं कि वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, PCOS को रूल आउट करें, शायद PCOS नहीं है तो जो भी उनका हार्मोनल इशू है वो अपने टेस्ट करवाएं, प्रॉपर फॉलोअप लें। ठीक है, पहले लेज़र इतना कॉमन नहीं था। मतलब मैंने देखा है कि पिछले जब मेरी शादी थी ना, मुझे अब दुख होता है, अब मुझे दुख होता है। मुझे पता होता मेरी शादी से पहले कि लेज़र नाम की भी कोई चीज़ है और इतने सस्ते इसके पैकेजेस हैं। हमारे ज़माने में लेज़र बहुत महंगा होता था। बड़ी कोई, हम कहते थे बड़े कोई इलीट लोग हैं जो लेज़र अफोर्ड करते हैं, फेशियल लेज़र या कोई बॉडी का लेज़र जो है वो हम लोगों को, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि लेज़र जो है वो कराया जा सकता है। बट शादी के 2-3 साल बाद मैंने देखा कि लेज़र बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्राइड्स की जो है वो आधी टेंशन ख़त्म हो जाए अगर वो अपना लेज़र हेयर रिमूवल करा लें। तो कितने सेशंस होते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के? अच्छा, फुल बॉडी के तो हम रिकमेंड करते हैं मिनिमम 5 सेशंस हर हेयर टाइप पे लगते हैं आपको। 3 to 5 सेशंस आपको रिकमेंडेड होते हैं। लेकिन आपका अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, साथ हार्मोनल इशू चल रहा है, तो हम मिनिमम 8 to 10 सेशंस रिकमेंड करते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी के 8 to 10 सेशंस? बिल्कुल, अगर हार्मोनल इशू साथ है, कोई और फैक्टर है जो उसको ट्रिगर कर रहा है, तो मिनिमम 8 to 10 सेशंस लग सकते हैं आपको। और ये कितने अरसे बाद होना चाहिए? मतलब अगर मैंने आज सेशन लिया तो मैं कितने अरसे बाद सेशन लूँगी? मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों के
नॉलेज के लिए कह रही हूँ। अच्छा, सेकंड सेशन हम 20 to 30 डेज़ के रिकमेंड करते हैं गैप पे, और वो भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ज़्यादा प्रोमिनेंट हेयर हो तो हम जल्दी सिटिंग कर देते हैं सेकंड, अगर थिन हेयर हो तो आपको फिर 1 मंथ भी लग सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है, बल्कि जब मैंने फर्स्ट अपना सेशन कराया था तो मैं इस चीज़ का आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न भी थी, क्या ये लेज़र कैंसर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मिथ आजकल है। इवन इतने पेशेंट्स आते हैं हमसे पूछते हैं कि ये कैंसर कर सकता है, ये आपकी हाइपर पिगमेंटेशन कर देगा, ये मेरी टोन ब्लैक कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत इतनी डेप्थ पे जाता ही नहीं है कि ये कैंसर कर दे। कैंसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली मिथ है। और कितने मतलब जो लेज़र है उसका मेंटेनेंस सेशन, मैं आपको मेंटेनेंस, क्योंकि अभी तक मुझे ये सवाल नहीं पूछना आ रहा कि मैं कैसे आमना से ये सवाल पूछूं, बट मैं खुद ही बता देती हूँ मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। कि हमने एक दफ़ा लेज़र हेयर रिमूवल करा दिया, आपकी शादी थी, आपने उससे पहले फुल बॉडी का रिमूवल करा दिया हेयर का, अब आपको मेंटेनेंस सेशन चाहिए क्योंकि हेयर रिड्यूस हुए हैं, परमानेंट रिमूव नहीं हुए, तो अब वो मेंटेनेंस सेशन कितने अरसे बाद होना चाहिए? मेंटेनेंस अगर तो एक पेशेंट है जो 5 to 6 सेशंस हमसे ले रहा है तो फिर मेंटेनेंस सेशंस ऐसे होते हैं कि 3 मंथ्स बाद वो अपना एक सेशन कंप्लीट करेगा, फिर 6 मंथ्स बाद सिर्फ एक सेशन लेगा, फिर वो वंस अ ईयर मेंटेनेंस सेशन पे हमारे साथ हो जाते हैं कि एक साल में एक दफ़ा बस उन्हें सेशन लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जो ब्राइड्स की वैक्सिंग की टेंशन होती है कि हम वैक्स कैसे कराएंगे, हम ससुराल में वैक्स का कैसे कहेंगे, या जो इस तरह के जितने मसले मसाइल हमारे चल रहे होते हैं, वैसे भी वैक्सिंग जो है वो मुझे बहुत पेनफुल लगती है, तो वो आपके मसले मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक इसके साथ बेहतर हो जाते हैं। कोई इवेंट आता है, हम लोग बैठ के वैक्स की डेट कैलकुलेट कर रहे होते थे अपने ज़माने में कि हमारी वैक्स हुई होगी कि नहीं हुई होगी या क्या तब सिचुएशन होगी, तो वो सारे आपके जो मामलात हैं वो इस लेज़र हेयर रिमूवल से बेहतर हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके, जैसे कि डॉक्टर आमना ने भी बता दिया, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कैंसर भी ये नहीं करता। PCOS के पेशेंट के लिए भी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डॉक्टर आमना ने बता दिया है कि वो आपको आपकी वो जो हर्सुटिज़म है उसको कम कर देगा, लेकिन 9-9 साल 10-10 साल तक भी अगर आप अपने PCOS को ठीक नहीं करेंगे तो बालों की रिकरेंस जो है वो आपकी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड परेशान नहीं होना, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अब दौर ऐसा आ गया कि हर चीज़ का कोई ना कोई हल है। शुक्रिया।